इस वीडियो में बात करेंगे ब्रास आइटम्स की। ब्रास आइटम्स, अच्छा चलो एक बात बताओ, दुनिया में ऐसे कौन से देश है जो ब्रास आइटम यूज नहीं करते? हमारे देश में तो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, हर देश की जरूरत है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो यूज है ब्रास आइटम्स का, वो कहां कहां कौन कौन से सेक्टर में होता है। अगर मुझे यही पता नहीं होगा तो मैं आगे काम करूंगा कैसे? देखिए, सबसे पहले ब्रास आइटम जो है बहुत ही वर्सेटाइल है, जो कि जिसका ज़्यादातर यूज़ इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है। ड्यूरेबिलिटी के लिए, कोरिजन रेसिस्टेंस के लिए बहुत सी जगह पे इसका यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूं तो डेकोरेटिव फिटिंग्स के लिए इसका यूज़ होता है, डोर हैंडल्स के लिए इसका यूज़ होता है, रेलिंग्स के लिए इसका यूज़ होता है, स्टेयर कंपोनेंट्स के लिए इसका यूज़ होता है। उसके बाद अगर मैं प्लम्बिंग की बात करूं तो वॉल्स के लिए इसका यूज होता है, पाइप्स के लिए इसका यूज होता है, फिटिंग्स के लिए इसका यूज होता है, पॉकेट्स के लिए इसका यूज होता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की इसके बाद में बात करूं तो टर्मिनल्स के लिए यूज होता है, कनेक्टर्स के लिए यूज होता है, स्विच कंपोनेंट्स के लिए यूज होता है। अगर मैं बात करूं फर्नीचर की, फर्नीचर में नॉब्स, हिंजेस और डेकोरेटिव पार्ट्स के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर मैं बात करूं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की तो इसमें फ्यूल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर मैं बात करूं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए तो ट्रम्पेट्स के लिए, सैक्सोफोन्स के लिए या जितने भी विंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके लिए यूज किया जाता है। अगर मैं बात करूं डेकोरेटिव आइटम्स की तो स्टैचूज, लैंप्स और ऑर्नामेंट्स के लिए इसका यूज किया जाता है। तो सोचिए कितने सारे सेक्टर हैं जिसको सिर्फ आप मार्केट में जाइए, 25,000 से के पार्ट उठाइए और उसके बाद 50,000 में एक्सपोर्ट कर दीजिए। सबसे आसान तरीका। ब्रास आइटम्स में और आगे जानने से पहले एक इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं। मेरा नाम है हर्ष धवन, मैं हूं इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर। हमारे चैनल की खास बात यह है, हम अपने चैनल के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सिखाते हैं, जो कि आप आसान और सरल भाषा में और राइट डायरेक्शन में सीखेंगे। मतलब यहां पे आपको सपने नहीं दिखाए जाएंगे, नो इफ नो बट्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जहां पे लॉस होगा वहां पे लॉस होगा, जहां पे प्रॉफिट होगा वहां पे प्रॉफिट होगा। कोई सपना नहीं, कोई ये नहीं कि 5 लाख कमाओगे, 10 लाख कमाओगे महीना। भाई काम करोगे तो 10 लाख क्या 10 करोड़ भी कमाओगे, लेकिन 5-10 लाख कमाने के लिए एफर्ट वो आपको डालने पड़ेंगे। ये मैं क्लियरली बोल रहा हूं। अगर आपको लगता है ये गलत है, नहीं भाई, डालना पड़ेगा। ऐसे कोई भी 5 लाख 10 लाख घर बैठे बैठे नहीं कमाता, उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारी ऑफलाइन ट्रेनिंग और ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की। तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, प्रोडक्ट सिलेक्शन सीखना चाहते हैं, आप इंपोर्ट के लिए प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, प्रोडक्ट वाइज कौन से ऐसे 25,000 में शुरू होने वाले प्रोडक्ट है जिसका मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता हूं, तो हमारी ट्रेनिंग में ये भी सिखाया जाता है। इसीलिए मैं आपको ये ब्रास के प्रोडक्ट्स का वीडियो बना के आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तो अभी आपने देखा कि भाई कौन कौन सी जगह पे, कौन कौन से सेक्टर्स में, कौन कौन से प्रोडक्ट में ब्रास आइटम्स का यूज होता है। अगर मैं बाय प्रोडक्ट्स की बात करूं तो बाय प्रोडक्ट्स में इसके ब्रास स्क्रैप्स आता है, जो कि रिसाइकल किया जाता है और नए ब्रास की प्रोडक्शन में हेल्प में लाया जाता है। इसके बाद मेटल डस्ट का भी इसका यूज किया जाता है। डिफेक्टिव कास्टिंग्स हो गए, इसको भी रिसाइकल किया जाता है। जितने भी लो ग्रेड आइटम्स है इससे तैयार किए जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि ब्रास जो आइटम्स है वो आपको कौन से स्टेट्स में मिलेगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, चलिए बात करते हैं मेजर प्रोडक्शन स्टेट की। गुजरात चले जाइए, जामनगर एक बहुत बड़ी जगह है जहां पे आपको ब्रास की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मिल जाएंगी। अगर इसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश की तो मुरादाबाद और अलीगढ़ में आपको एक गढ़ मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र की तो मुंबई और पुणे आप चले जाइए। राजस्थान की बात करूं तो जयपुर, जोधपुर चले जाइए। तमिलनाडु की बात करूं तो चेन्नई और कोयम्बटूर चले जाइए। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो जामनगर मैंने आपको बताया था गुजरात में, वहां पर आपका फायदा मिलेगा। मुरादाबाद में आप चले जाइए। अलीगढ़ एक बहुत बड़ा हब है जहां, और अलीगढ़ फेमस भी है लॉक्स के लिए, तो एडवांटेज आपको मिलेगा। मुरादाबाद, अगर आपको लगेगा कि मुरादाबाद जाना है, देखिए हम भी मुरादाबाद से ही प्रोडक्ट उठा के एक्सपोर्ट करते हैं। तो मैं एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, जितना भी डेकोरेटिव आइटम्स है, हाउस होल्ड आइटम्स है या कॉपर बॉटल है, जो आज की डेट में एक हाई एंड प्रोडक्ट है, हाई सेलिंग प्रोडक्ट है, अगर एक्सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स में आपको 25 से 50,000 रुपये की ही इन्वेस्टमेंट लगेगी, इससे ज़्यादा नहीं लगेगी। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहिए और पैसे कमाते रहिए। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भाई जो लोग मुरादाबाद नहीं जा सकते, जो लोग जामनगर नहीं जा सकते, तो भैया देखो हर किसी के एरिया में ना कोई होलसेल मार्केट होती है। जैसे मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में सदर बाजार होलसेल मार्केट है, मैं वहाँ से भी प्रोडक्ट परचेज कर सकता हूँ। मुंबई में लोहार चौल है, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। जामनगर में ब्रास मार्केट है, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। मुरादाबाद में बर्तन बाजार है, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। कोलकाता में बड़ा बाजार है, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। चेन्नई में जॉर्ज टाउन मार्केट है, वहाँ से परचेज कर सकते हो। जयपुर में जौहरी बाजार है, तो वहाँ से परचेज कर सकते हो। अब स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। देखो मेरे को ब्रास आइटम्स का काम करना है, पहले तो मेरे को प्रोडक्ट की नॉलेज चाहिए। प्रोडक्ट की नॉलेज हम अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में भी देते हैं। सबसे पहली चीज़,
प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आपको यही तो सिखाते हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ, कौन सी मार्केट है, कहाँ से उठेगा, क्या क्या सर्टिफिकेशन लेंगे, जो मैं अभी बताऊंगा। तो पहले आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन करना है, उसके बाद आपने दूसरा स्टेप क्या उठाना है, कंपनी तैयार करनी है, फर्म तैयार करनी है। फर्म आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, एलएलपी भी हो सकती है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है। उसके बाद आपको करंट अकाउंट खोलिए एक अच्छे बैंक में। करंट अकाउंट खोलने के बाद आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लीजिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने के बाद एडी कोड लीजिए और एडी कोड को रजिस्टर कराइए। यहां तक आपका काम कंप्लीट है। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबरशिप लेनी है। मैं आगे बताऊंगा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबरशिप कौन सी लेनी है इस प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट वाइज सरकार ने अलग अलग प्रोडक्ट के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाई हुई है जिसकी मेंबरशिप लेना मैंडेटरी है। अब इसके बाद बात करते हैं कितने टाइप्स और ग्रेड्स हैं ब्रास आइटम में। टाइप्स की बात करूं तो इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स हो गए। इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स में वॉल्व्स आते हैं, फिटिंग्स आती है, कनेक्टर्स आते हैं। डेकोरेटिव आइटम्स की बात करूं तो इसमें स्टैचूज आते हैं, लैंप्स आते हैं, ऑर्नामेंट्स आते हैं। यूटिलिटी आइटम्स की बात करूं तो लॉक्स आते हैं, हिंजेस आते हैं और फास्टनर्स आते हैं। ग्रेड्स की बात करूं तो नवल ब्रास हो गया और कार्ट्रिज ब्रास हो गया, फ्री कटिंग ब्रास हो गया। तो ये इस तरीके के ग्रेड्स हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए, अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे नवल ब्रास ज्यादातर मरीन एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है। कार्ट्रिज ब्रास ज्यादातर आपका एम्यूनेशन और इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स के लिए यूज किया जाता है। फ्री कटिंग ब्रास ज्यादातर मैकेनिकल और इंडस्ट्रियल यूज के लिए काम आता है। तो प्रोडक्ट की नॉलेज आपको होनी बहुत जरूरी है। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वालिटी इंस्पेक्शन। अब भैया क्वालिटी इंस्पेक्शन के बारे में नहीं पता, टेस्ट रिपोर्ट के बारे में नहीं पता। चलो मान के चलो मैंने आपसे एक ब्रास की आइटम दी, उसका कलर भी फेड हो सकता है, वो टूट भी सकता है एक बात बताओ, वो वीक भी हो सकता है। तो यार भाई क्वालिटी इंस्पेक्शन कराऊंगा कैसे? आप अगर किसी सप्लायर से भी ले रहे हो, वो चीज़ आपको जेन्युइन दे रहा है या पॉलिश करके दे रहा है, ओरिजिनल ब्रास है या नहीं, ये कैसे पता लगेगा? फेक बना हो सकता है ना। आजकल मार्केट में स्कैम्स भी बहुत चल रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन करिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन, क्योंकि हम आपको ये भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कहाँ से इंस्पेक्शन होगा, कौन सी एजेंसी करेगी और प्लस आपको कौन कौन से सर्टिफिकेशन लगेंगे। फिलहाल बात करते हैं ब्रास आइटम की, कौन कौन से सर्टिफिकेशन लगेंगे ब्रास आइटम्स में, कौन से क्वालिटी इंस्पेक्शन होंगे, कौन की टेस्ट रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। सबसे पहली केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन में भैया टेस्ट रिपोर्ट है जो कि इंश्योर करेगी कि भैया जो प्रॉपर कॉपर और जिंक का जो रेशो है वो कितना है। तो ये ध्यान में रखिए, यही फायदा होता है कि भैया आपको टेस्ट रिपोर्ट देनी पड़ेगी। दूसरा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में टेंसिल स्ट्रेंथ, हार्डनेस और डक्टिलिटी, ये तीनों चीजें आपको चेक करा के देनी है। तीसरा है कोरिजन रेजिस्टेंस टेस्ट। स्पेशली प्लम्बिंग के टाइम में, जो जैसे प्लम्बर होता है ना आपके घर में, प्लम्बिंग के लिए यूज किया जाता है, मरीन एप्लीकेशन के लिए ये रिपोर्ट चाहिए होती है। इसके बाद जो अगली टेस्ट रिपोर्ट है वो डायमेंशनल एक्यूरेसी आपका चेक करके देगी। भाई अगर डायमेंशन में गड़बड़ होगी तो वो पार्ट कहीं यूज ही नहीं हो पाएगा। अगर सपोज करो किसी इंडस्ट्री में वो पार्ट यूज करना है, पार्ट छोटा या बड़ा हो गया तो हो गया काम, फायदा ही नहीं है। तो ये भी एक टेस्ट रिपोर्ट लगेगी। सर्टिफिकेशंस की बात करूं, सबसे ज्यादा सर्टिफिकेशन जो लगता है वो ISO 9001 लगता है, जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए लगता है। उसके बाद आपका BIS भी लगेगा और उसके बाद इंस्पेक्शन एजेंसी है SGS और एक आज की डेट में नई आई है इंटरटेक। इसकी रिपोर्ट्स भी आपको चाहिए। अगर बायर मांगेगा तो हमें देना ही पड़ेगा। अगर आपको इंस्पेक्शन की नॉलेज नहीं है तो मेरे भाई आइए हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन करिए और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत आसान और सरल भाषा में सीखिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं पैकेजिंग की। भाई पैकेजिंग तो बहुत मेजर रोल प्ले करती है। अगर मुझे यही नहीं पता होगा कि पैकेजिंग कैसे करनी है, बायर आपके सामने बैठ के ऑर्डर भी देके चला गया, तो पैकेजिंग की जिम्मेदारी किसकी हुई? पैकेजिंग की जिम्मेदारी एक सेलर की हुई। खुद सोचिए, आप मार्केट में कोई टीवी, LED, मोबाइल फोन लेके जाते हैं तो पूरी पैकेजिंग के साथ आता है ना, तो वो किसकी जिम्मेदारी होती है? सेलर की जिम्मेदारी होती है। तो ये हमें पता भी होना चाहिए। तो पैकेजिंग की भी नॉलेज, पैकेजिंग के बारे में हम आपको यहां पे सिखाएंगे। आपको पोर्ट पे भी लेके जाएंगे जहां पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजिंग देखने को मिलेगी। और हमारे यहां पोर्ट के बाहर विजिट नहीं होता, पोर्ट के अंदर विजिट होता है। ये ध्यान में रखिए, पोर्ट के अंदर एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपको ट्रेन करेंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं कितने टाइप की पैकेजिंग रिक्वायर्ड है इन ब्रास आइटम्स के लिए। सबसे पहले प्रोटेक्टिव पैकेजिंग। प्रोटेक्टिव पैकेजिंग में फोम और बबल रैप की पैकेजिंग होती है जो स्क्रैचेस को प्रिवेंट करता है, ये आपको करनी ही पड़ेगी, मैंडेटरी है। उसके बाद है बल्क पैकेजिंग। बल्क पैकेजिंग में कॉरुगेटेड बॉक्स आते हैं, वुडन क्रेट्स आते हैं। भाई अब फिटिंग्स वगैरह अगर आपको एक्सपोर्ट करनी है तो वुडन क्रेट्स तो चाहिए। स्मॉल कंपोनेंट्स है तो भी वुडन क्रेट्स चाहिए, तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब इसका फ्यूमिगेशन भी हो सकता है। क्या फ्यूमिगेशन की आपको नॉलेज है? नहीं पता तो वेट करिए, आगे वीडियो आएगा, जरूर देखना। फिर है मॉइस्चर रेजिस्टेंट पैकेजिंग,
जो कि सिलिका जेल पैकेट्स होते हैं और एक सील्ड बैग्स होते हैं सेंसिटिव आइटम्स के लिए। फिर है लेबलिंग, लेबलिंग करनी बहुत जरूरी है जिसमें प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, उसका एचएस कोड, कंट्री ऑफ ओरिजिन, एक्सपोर्टर इंपोर्टर के डिटेल्स, नेट वेट, ग्रॉस वेट और मेजरमेंट, ये सारी चीजें आपको करनी ही पड़ेगी। तो ये स्टेप तो बेसिक स्टेप हैं, इसके बाद भी एडवांस स्टेप है, टेक्निकल स्टेप है, प्रोडक्ट वाइज अलग अलग चेंज होते रहते हैं। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर आपका सीखने का प्लान है, आप मन बना रहे हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है हमारे नंबर पे कॉल करिए और रजिस्ट्रेशन कराइए। ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपको अगली चीज पता होनी चाहिए, उसके एचएस कोड। एचएस कोड भाई, एचएस कोड हर प्रोडक्ट के अलग अलग है, हर कंपोनेंट के अलग अलग है। फॉर एग्जांपल ब्रास वॉल्व्स की बात करूं तो 848180 है, ब्रास पाइप्स की बात करूं, ट्यूब्स की बात करूं तो 741121 है, ब्रास फिटिंग्स की बात करूं तो 741220 है, ब्रास डेकोरेटिव आइटम्स की बात करूं तो 830629। सारे के सारे प्रोडक्ट अलग है। एचएस कोड नहीं पता, एचएस कोड जरूर चेक करना, कहीं से भी कुछ भी हो जाए एचएस कोड गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो शिपमेंट में दिक्कत आएगी, कस्टम ड्यूटी चेंज हो जाएगी, बहुत बड़े फचड़े में फंस जाओगे भाई अगर एचएस कोड नहीं पता अपने प्रोडक्ट को। तो सबसे बड़ी चीज, इसके बाद मैं चाहता हूं, चलो यार आगे बढ़ते हैं। अब भैया कौन से देशों को टारगेट करूं, चलो बता देता हूं कौन से देशों को टारगेट करना है। टॉप 10 इंपोर्टिंग कंट्रीज बता रहा हूं ब्रास आइटम्स की। सबसे पहले टारगेट करिए यूएसए। यूएसए आपसे प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल फिटिंग सबसे ज्यादा लेगा, ये नोट कर लीजिए, जिसमें आपको बहुत अच्छे मार्जिन मिलेंगे। एक चीज और बता रहा हूं, इसमें मार्जिन आपको हाई रखने हैं, तभी 5, 10, 50 लाख महीना कमा पाओगे, ऐसे नहीं कमा पाओगे। फिर बात करते हैं जर्मनी। जर्मनी में हाई प्रिसीशन इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स सबसे ज्यादा लगते हैं, तो ये इंपोर्ट ज्यादा होंगे। यूके में डेकोरेटिव आइटम्स और आर्किटेक्चरल ब्रास, ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। यूएई में प्लम्बिंग और कंस्ट्रक्शन फिटिंग सबसे ज्यादा यूज की जाती है, तो यूएई आपसे ये इंपोर्ट कराएगा। कनाडा में यूटिलिटी और इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मरीन और प्लम्बिंग फिटिंग्स यूज की जाती है। फ्रांस में इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स और डेकोरेटिव आइटम्स यूज किए जाते हैं। इटली में हाई ग्रेड और इंडस्ट्रियल ब्रास पार्ट्स यूज किए जाते हैं। नीदरलैंड्स में प्लम्बिंग और यूटिलिटी हार्डवेयर यूज किया जाता है। जापान में प्रिसीशन ब्रास कंपोनेंट सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज आपको यह भी पता लग गया कि भाई कौन से 10 देश हैं। चैनल पे बने रहिए, वीडियो में बने रहिए, और जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना भूल जाएंगे, क्योंकि आने वाले वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की। भैया एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबरशिप लेना बहुत जरूरी है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबरशिप लोगे तो उसे हम आरसीएमसी बोलते हैं, फुल फॉर्म होती है रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। तो जब आप हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन करोगे तो उसमें हम ये भी बताएंगे, वीडियो भी डाले हुए हैं ईपीसी के बारे में, तो वीडियो को आप देख लेना, सर्च कर लेना कि ईपीसी एग्जैक्टली है क्या, इसका रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं ब्रास आइटम्स की, तो उसमें चाहे तो हैंडीक्राफ्ट की भी आप, एक काउंसिल है, इसकी भी आप मेंबरशिप ले सकते हो, नहीं तो ईपीसी की भी आप मेंबरशिप ले सकते हो। ओवरऑल अगर हम बात करें 6,000 से लेकर 25,000 रुपए तक की ईपीसी की मेंबरशिप आती है। अलग अलग ईपीसी के अलग अलग प्राइस होते हैं, 1 साल के लिए होते हैं, तो यानी आप जो मेंबरशिप ले रहे हो 1 साल की है, एक्सटेंड भी करा सकते हो, तो एडवांटेज आपको मिलेगा। अब सवाल ये उठ गया, पैकेजिंग भी हो गई भैया, सब कुछ हो गया, ईपीसी भी हो गई, अब मेरे को चैलेंज क्या आएगा। भैया हर बिजनेस में चैलेंज है, मैं पहले बात बता रहा हूं। एक चीज समझ के चलिए, कोई हलवा नहीं है कि घर में बनाया खाया और उसके बाद चलो भाई आगे चलो। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, अगर आप वाकई में कमाना चाहते हैं, लाखों करोड़ों कमाना चाहते हैं, तो भैया जागिए, ऐसे सोइए मत। सिर्फ एक चीज मत सोचिए कि 5, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख कमाना बहुत आसान है। अगर इतना आसान होता तो सारी दुनिया, आपका पड़ोसी, मैं, आप सब के सब ऐसे ही कमा रहे होते, करोड़ों कमा रहे होते, और हम भी यूएस, यूरोप, चाइना की तरह संपन्न होकर बैठे होते। भाई हमारे पास भी कोई कमी ना होती, कोई गरीबी ना होती, कुछ भी ना होता। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए वो सीखना पड़ेगा। तो सीखोगे तभी तो कहोगे भाई लोग क्रिकेट भी तो सीखते हैं, तभी तो आज आईपीएल में अच्छा खासा कमा रहे हैं। तुम ये भी तो सोचो ना, तो सीखे तो वो भी सही। तो आप कहोगे बिना इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखे मैं काम कर लूंगा, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए बार बार कह रहा हूं, सीखने के लिए जो नंबर आ रहा है सामने नोट कर लो, हमें ज्वाइन कर लो, ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रेनिंग ले लो, उसके बाद आराम से काम करो। अब इसके बाद बात करते हैं चैलेंज क्या क्या आएगा। चैलेंज क्या क्या आएगा भैया, देखो सबसे बड़ी बात, के बाद कंपटीशन की अगर मैं बात करूं तो गिनी चुनी कंट्रीज में कंपटीशन भी मिलेगा। कंपटीशन के लिए भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन से देशों में कंपटीशन है। क्वालिटी कंप्लायंस की बात करूं तो ग्लोबल स्टैंडर्ड मैच करने पड़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी आपको चैलेंज आ सकता है। रोज के हर शिप
किसी भी कंट्री में जाएगा आएगा, उसके अलग अलग चार्ज होंगे, लोडिंग अनलोडिंग पोर्ट के भी अलग अलग चार्जेस होंगे, तो ये सब चीज़ें सीखनी पड़ती है। इसीलिए हम आपको पोर्ट विजिट कराते हैं। आप अगर आपने हमारे वीडियो नहीं देखे पोर्ट विजिट के तो ज़रूर देखें। हम मुंबई भी लेके जाते हैं, दिल्ली भी लेके जाते हैं, कोलकाता भी लेके जाते हैं। पोर्ट के अंदर आपको वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स होते हैं वेयर हाउस के, शिपिंग के, लोडिंग अनलोडिंग के, कस्टम क्लियरेंस के, वो आपको क्लासेस देते हैं। तो एडवांटेज सबसे बड़ा आपका ये रहेगा। पोर्ट के बाहर हमारी क्लास नहीं होती, हम कोई पार्किंग वगैरह में क्लास नहीं देते, मैं आपको एक क्लियर बता रहा हूँ। फिर इसके बाद बात करते हैं, इसमें एनवायरमेंट रेगुलेशंस भी है, तो उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए हो सकता है। तो मान के चलिए अगर एक 20 फीट का कंटेनर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो मिडिल ईस्ट में एक अप्रॉक्सीमेट प्राइस बता रहा हूं, अप्रॉक्सीमेट शिपिंग कॉस्ट बता रहा हूं, जो आपको एक आइडिया दे देगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट आप जब काम करेंगे तभी पता लगेगी। इसीलिए ये मत सोचिए कि 5-10 लाख रुपए महीना मेरे फिक्स हो जाएंगे, ये गारंटीड है, ये कैलकुलेशन है। जब तक आपके पास हर चीज के प्राइस फिक्स ना हो, हर स्टेट के प्राइस अलग होते हैं, सिटी के प्राइस अलग होते हैं, पोर्ट के प्राइस अलग होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के प्राइस अलग होते हैं, इंस्पेक्शन के प्राइस अलग होते हैं, इंश्योरेंस के प्राइस अलग होते हैं, पैकेजिंग के प्राइस अलग होते हैं। तो अगर मेरे पास ये चीज है ही नहीं, ये फिगर है ही नहीं, तो भाई कैसे करूंगा? और एग्जैक्ट फिगर आप निकाल नहीं पाओगे जब तक काम के अंदर घुसोगे नहीं। तो मिडल ईस्ट में अगर माल भेजना चाहते हो, 20 फीट कंटेनर का अप्रॉक्स किराया $1500 से $2000 आता है, यूरोप का $2500 से $3500 के आसपास, यूएसए का $3000 से $4000 के आसपास, साउथ ईस्ट एशिया का $1200 से $2000 के आसपास। लेकिन ये प्राइस ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये एक्यूरेट फिगर नहीं है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ आइडिया देने के लिए है। तो जब भी आप काम करने जाएं, एक CH एक फ्रेट फॉरवर्डर को हायर जरूर करें, तभी आपका काम सक्सेसफुल होगा, तभी सक्सेसफुली आप शिपिंग कर पाएंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था पूरा ब्रास आइटम का स्ट्रक्चर, पूरे ब्रास आइटम का एक्सपोर्ट। और भी किसी प्रोडक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, जो लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आने वाले वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, बने रहिए हमारे साथ और सीखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस आसान भाषा में और सरल तरीके से।